ग्लाइड वेपन सिस्टम है, ठीक है। इंडिजीनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। एक चीज हम बताना चाहेंगे, ये ग्लाइड वेपन सिस्टम, इसका काम क्या रहेगा? जितने भी ऐसे बॉम्ब जो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको पता है ये इसको स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट कर देगा। मतलब डम्ब बॉम्ब को ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इनटू स्मार्ट बॉम्ब। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डाल के ये क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज याद रखना, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है, ना कि ग्लाइड बॉम्ब या वेपन है। इट इज अ सिस्टम, इसके अंदर मल्टीपल आप बॉम्ब डाल सकते हो, उसको वो जो बम डिफ्यूज या खराब है उसको स्मार्ट बॉम्ब में ये कन्वर्ट करेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए भारत का फर्स्ट इंडिजीनसली डेवलप्ड ग्लाइड बॉम्ब का नाम क्या है, तो आंसर होगा गौरव। लिख लो बेटा, ये दोनों न्यूज डिफरेंट है। पहला क्या है? भारत का पहला इंडिजीनसली डेवलप्ड ग्लाइड वेपन सिस्टम जिसका नाम होगा तारा, और पहला ग्लाइड बॉम्ब पूछेगा तो नाम होगा गौरव। ये दोनों लिख लो अलग अलग। अब बात करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछा जा सकता है? तारा का फुल फॉर्म बता दो, आपके सामने लिखा हुआ है। ये टेक्निकल नहीं है, ये टेक्टिकल है, ठीक है पक्का? तो टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, तारा का फुल फॉर्म। अच्छा, टेक्टिकल से टेक्टिक्स का मतलब होता है बेटा रणनीति। वर्ड ऑफ द डे अगर किसी को ना पता हो, प्लानिंग। प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजी का सिनोनिम हो जाएगा टेक्टिक्स। फिलहाल ये याद रख लीजिएगा, तारा हमने देख लिया। अभी न्यूज में क्यों चल रहा है बेटा? 2026 में ना इसको उड़ीसा कोस्ट में टेस्ट किया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए तारा का टेस्ट कहां सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया? उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। लिख लीजिए, किसने बनाया है? डीआरडीओ। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इससे बेटा एयरफोर्स को फायदा क्या होगा? उनकी बेटा स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की जो स्ट्रेंथ है वो और इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्या होता है। ऐसे इक्विपमेंट्स जो कम से कम 50 या 100 किलोमीटर दूर से स्ट्राइक कर सकते हैं या उस पर वार किया जा सकता है, उसको स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये 100 किलोमीटर दूर से यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। इतना अगर हो गया हो तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और आपको पता है इसको डीआरडीओ का एक यूनिट है जिसको कहा जाता है इमारत रिसर्च सेंटर। लिख लीजिए, इमारत रिसर्च सेंटर ने इसको बनाया है। हो सकता है डीआरडीओ ऑप्शन में दे ही ना, इमारत रिसर्च सेंटर दे दे। अब तारा के बारे में अगर हमने इतना देख लिया है तो इससे रिलेटेड एक और न्यूज जो मैंने अभी बताया वो था बेटा गौरव ग्लाइड बॉम्ब। ये इंडिया का पहला इंडिजीनसली डेवलप्ड ग्लाइड बॉम्ब है। डेवलप कौन करेगा इसको? ग्लाइड बॉम्ब को, हमारा गौरव को, डीआरडीओ। डीआरडीओ के अंदर कौन सा यूनिट है? इमारत रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि गौरव का यूज किसके द्वारा किया जाएगा? सुखोई 30। फिलहाल सुखोई 30 के थ्रू हम ग्लाइड बॉम्ब यानी गौरव का यूज कर सकते हैं। पहली बार गौरव को टेस्ट कब किया गया था? 2024। कहां किया गया था? उड़ीसा। और आज का आपका पता है अगेन वर्ड ऑफ द डे क्या था? स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज या स्टैंड ऑफ स्ट्रेंथ। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। डन। आपको आर्मी डे पता होगा, एयरफोर्स डे पता होगा, नेवी डे पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं आर्मी डे बताना चाहूंगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी में कितने लेटर है? 4, तो 4 दिसंबर। और एयरफोर्स में कितने लेटर है? 8, तो 8 अक्टूबर। आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे और डिफेंस डे, सब कुछ कवर। चलो अब बात कर लेते हैं। मैंने आज ही बताया था, आज होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क तो मैंने ही कवर करा दिया। आज होमवर्क क्या था आपको? वंदे मातरम। मैंने बोला था 1971 का एक एक्ट था, तो वो ये वही वाला एक्ट हो गया। इस एक्ट का पूरा नाम ये नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट। लिख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। वन लास्ट टाइम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। पक्का? वैसे याद रखने के लिए आप सिर्फ नेशनल ऑनर एक्ट भी कर लिया तो भी चल जाएगा, ये लिख लिया तो भी चल जाएगा, नेशनल ऑनर एक्ट। यहां पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट क्या किया जा रहा है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट का मतलब क्या है कि हम रोक रहे हैं कि कोई भी इंसान नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की इंसल्ट ना कर पाए, इसलिए उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहा जाता है, जिसको अभी रिसेंट में हमने क्या किया है? अमेंड किया है। अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंजेस किए गए हैं। दो ही चीज आप याद रखो, ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन क्या पूछेगा? उसका सेक्शन 2 क्या है? तो सेक्शन 2 लिख लो, इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग। और सेक्शन 3 क्या है? इंसल्ट टू द एंथम एंड सॉन्ग। सेक्शन 2 के तहत आपको सजा दी जाएगी और सेक्शन 3 के थ्रू आपको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, अगर कोई भी अगर इंसल्ट करता है कितने साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है? 3 इयर्स, यहां पर लिखा हुआ है। उसके अलावा आखिरी चीज लिखना है, 26 जनवरी का थीम इस साल का क्या था? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। अगर ये हो गया हो। अच्छा, आपको पता है वंदे मातरम अगर न्यूज में चल रहा है, पॉलिटी का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इनडायरेक्टली न्यूज में चल रहा है? वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इनडायरेक्टली न्यूज में चल रहा है, क्यों?
ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे या नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। तो हो सकता है बेटा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या चल रहा है, इनडायरेक्टली न्यूज में चल रहा है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है, 4A। किस पार्ट में है, 4A। कौन सा आर्टिकल है, 51A। क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कितना था, 10। अभी टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, 11। एक आखिरी क्वेश्चन बताऊं जो पूछा जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटी का सोर्स क्या है, यूएसएसआर, रशिया। सब लोग लिख लो, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है, रशिया/यूएसएसआर। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए भारत में होना चाहिए, ये कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। लिख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 3-4 लाइन बताया हूं, क्वेश्चन यही रहने वाला है। अगला देख लेते हैं। ये है आपका बेटा आज का थर्ड न्यूज, शायद पहला न्यूज क्या था, तारा। दूसरा हमने क्या देखा, नेशनल ऑनर एक्ट वाला। और थर्ड हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने पता है क्या किया है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने ना 120 एकड़ का एक लैंड था, वो 2 लोगों को सौंप दिया है, बीएसएफ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों को 120 एकड़ का टुकड़ा दिया गया है और कहा गया है कि भाई एक काम करिए, वहां पर बॉर्डर में फेंसिंग करवा दो, ऐसे बॉर्डर एरिया में। वहां पर एक काम करो, आउटपोस्ट बनवा दो ताकि कोई भाई घुसपैठ ना कर पाए चाइना से, बांग्लादेश से। और वहां पर एक काम करो, सीसीटीवी निगरानी के लिए लगा दो, और वहां पर आसपास थोड़ा सा रोड बनवा दो। तो कुल मिला के 120 एकड़ का लैंड क्यों दिया गया है, फेंसिंग के लिए, आउटपोस्ट के लिए, कैमरा के लिए और रोड बनाने के लिए। ये 4 चीजें दी जाएगी। और किसको दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और पता है वो जो एरिया दिया गया है उसको क्या कहा जाता है, चिकन स्नैक कॉरिडोर। चिकन स्नैक कॉरिडोर। आपको पता है उस कॉरिडोर का दूसरा नाम क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये होता है आपका डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन। आपको पता है ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपको ये दिख रहा है इंडिया का मैप, इंडिया के मैप में ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है, और वेस्ट बंगाल के बाजू में यहां पर ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसी का दूसरा नाम या निकनेम क्या हो जाएगा, चिकन नेक कॉरिडोर। आपको पता है उसको नेक कॉरिडोर क्यों कहा जाता है, ये गर्दन की तरह ही तो है अगर देखा जाएगा तो आपको बस ये याद रखना है। आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बताइए वो कौन सा कॉरिडोर है जो मेजर लैंड, यानी ये हमारा मेन भारत हो गया, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य हो गए और यहां पर एक सिक्किम हो गया, यानी 8 राज्यों से जोड़ेगा। तो बॉटम लाइन हमारी क्या है, चिकन स्नैक कॉरिडोर का काम क्या है, मेन इंडिया को जोड़ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। पक्का समझ में आ गया। वैसे कॉरिडोर अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं बताना चाहूंगा, गलियारा या एक छोटा सा हिस्सा जहां से रोड और सारी चीजें वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। फिलहाल आपको और क्वेश्चन क्या आ सकता है पता है, बताइए चिकन स्नैक कॉरिडोर के नॉर्थ साइड में कौन सा देश है, साउथ साइड में कौन सा देश है। चिकन स्नैक कॉरिडोर मतलब एक छोटा सा लैंड, नॉर्थ साइड में है बेटा भूटान, लिख लो, और साउथ साइड में है बेटा बांग्लादेश। तो ये 2 देशों को कनेक्ट करेगा चिकन स्नैक कॉरिडोर। तीसरी चीज और क्या पूछ सकता है, यहां थोड़ा वेस्ट साइड में जाओगे ना, भूटान के बाजू में नेपाल है पता, तो ये 3 देश को कनेक्ट करेगा। ये चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितने देशों को कनेक्ट करेगा, 3 देशों को। नेपाल इधर है, भूटान इधर है, बांग्लादेश इधर है और इंडिया तो ही है। तो ये 4 देशों की कनेक्टिविटी है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, चिकन स्नैक कॉरिडोर पे ये नहीं पूछ सकता उसकी विड्थ क्या है, तो बेटा 20 से 22 किलोमीटर का विड्थ है और 60 किलोमीटर का लेंथ है। इससे ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला। अगर इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको शेयर करवा दूंगा। चिकन स्नैक कॉरिडोर के ऊपर अब तक मैंने जितना बताया ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। इवन चिकन स्नैक कॉरिडोर को क्या कहा जाता है, रेलवेज लाइफ लाइन। इसका रीज़न क्या है, रेलवेज बेटा अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कनेक्टिविटी चिकन स्नैक कॉरिडोर नहीं होता तो वो होता ही नहीं, इसलिए उसको रेलवेज लाइफ लाइन भी कहा जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आज से 10 साल या मोटा मोटा 9 साल पुराना ना एक किस्सा हुआ था, डोकलाम इशू। कौन सा हुआ था, ये हमारा और चाइना के बीच में हुआ था। अगर इस साल एग्जाम में कहीं भी डोकलाम इशू पे क्वेश्चन आया तो सीधा मतलब है किसके कारण आएगा, चिकन स्नैक कॉरिडोर। थोड़े से दूरी पे डोकलाम एक रीजन है, आपको पता है डोकलाम नाम का एक प्लेट्यू है, डोकलाम नाम का एक प्लेट्यू है जो कहां आता है, भूटान में आता है। तो डोकलाम इशू 2017 में हुआ था, मतलब एक फाइट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना भूटान के अंदर गया और बोलता है भूटान को, चलो एक काम करते हैं, बिना लोन के मैं आपको रोड बना के देता हूं। इंडिया को लगा थ्रेट, अगर चाइना पास में आ गया हो सकता है बेटा कब्जा करेगा। आपने जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देखा है, वैसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी है। चाइना के अंदर भी वो घुस चुका है,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी वो घुस चुका है। अगर वो यहां आ जाता, रोड बना देता, तो रोड की कनेक्टिविटी मिलती, हो सकता था भारत को हथिया लेता। भारत वहां आता है और बोलता है चलो एक काम करो, आप दूर रहो, रोड हम बना लेंगे, हमारे बॉर्डर के आसपास आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं है। उसी इशू को क्या कहा जाता है? डोकलाम इशू। आपको पता है क्वेश्चन कई बार इतने सिंपल पूछे जाते हैं, बताइए डोकलाम इशू कौन से दो देशों के बीच में चल रहे थे? आंसर क्या होगा? चाइना और इंडिया। फिलहाल बहुत पुराना इशू, मैंने एक चीज बता दी है। अब आता है आज का चौथा न्यूज। मैं बोलूंगा जितनी भी स्कीम न्यूज में चल रही है, ये है सबसे बर्निंग स्कीम। इस साल हाईली चांसेस है इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसका नाम क्या हो जाएगा? विकसित भारत जी राम जी एक्ट, वीबीजी राम जी एक्ट। और वीबी का आपको नीचे ही मैंने फुल फॉर्म भी दिया है। वीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। पक्का समझ में आ रहा है? और ये फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। आप बोलोगे सर इतना फुल फॉर्म कैसे पूछेगा? वो आपको पता है क्या पूछेगा? ये पूरा नाम दे देगा और बोलेगा आर का फुल फॉर्म बता दो, या उसमें एम का मतलब बता दो, या जी का मतलब बता दो। आप याद रखना, इतने बड़े फुल फॉर्म कभी नहीं आते, कोई एक या दो लेटर पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बताता हूं, ये चीज छोड़ दो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा है आपका ये चीज है क्या? मनरेगा सबको पता है। मनरेगा एक्ट पास हुआ था सन 2005 में। मनरेगा एक्ट में पता है हुआ क्या था? जितने भी गांव या ग्रामीण इलाके में लोग रहते थे, उनको 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। तो आपको यह याद रखना है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मनरेगा की शुरुआत की थी। कब की थी? 2005 में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने सिर्फ मनरेगा का नाम चेंज करके ये नया नाम कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा का नया नाम बताओ। आपको पता है, ये हटा दीजिए, केवल राम जी याद रख लीजिए, राम जी एक्ट। अब और राम जी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। और जो कि अब हम 26 में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? 26 में इंप्लीमेंट हुआ है। अब मैं बता देता हूं दोनों में फर्क क्या है। ये कितने दिन की गारंटी दे रहा था? रोजगार कितने दिन के लिए दे रहा था? 100 दिन के लिए। ये कितने दिन का रोजगार दे रहा है? 125 डेज के लिए। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों की जो पेमेंट साइकिल है या वेज पेमेंट का जो साइकिल हो जाएगा, वो या तो वीकली था या तो 15 डेज के अंदर था। आप जो भी काम करोगे मंथली नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको पता है आर्टिकल याद कराते वक्त भी बताया था, या तो आपको पेमेंट वीकली दी जाती है या तो मंथली दी जाती है। तो याद रखना इसका पेमेंट साइकिल क्या है, या तो वीकली या तो विद इन 15 डेज। इतना सब कुछ हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा बेटा मनरेगा के बारे में थोड़े बहुत और फैक्ट। 2005 में बेटा हमने ये एक्ट को लाया था, लागू कब हुआ था? 2006 में। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक आखिरी चीज, मनरेगा का ओरिजिनल नाम याद कर लो, एनरेगा। क्या है? एनरेगा मतलब ये पुराना नाम था, उसमें मनरेगा कब जुड़ा? 2009 में। पक्का समझ में आया? तो मनरेगा के रिलेटेड 3 मैंने ईयर्स बताए हैं। 2005 का एक्ट, 2006 में लागू किया गया और 2009 में नाम चेंज किया गया। आपको पता है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बाद में फुल फॉर्म देख लेना। ये अगर सारी चीज हो गई हो तो अगला देख लेते। एक स्कीम था जिसका नाम था निर्मल भारत अभियान। ये 2012 में लॉन्च हुआ था, उसी का नाम 2014 में क्या हो गया? चेंज हो गया। निर्मल भारत अभियान को क्या कर दिया गया था? स्वच्छ भारत अभियान। तो देखा जाए अभी जैसे मनरेगा का नाम नया क्या हो गया? राम जी एक्ट। अगला देख लेते हैं। याद रखना ये जो राम जी एक्ट है ना, इसमें केवल बेटा एडल्ट के मतलब फैमिली में जो एडल्ट लोग हैं, 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। और एक आखिरी चीज, ये जो बिल था इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान। आप लोग जानते हैं शिवराज सिंह चौहान कौन है? हमको पता है बेटा, आपकी पूरी ताकत जा चुकी है, आपको अंदर से आप बिल्कुल थक चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना है, एक्ट बेटा पास कब हुआ था? दिसंबर 2025 में। अगर क्वेश्चन एक और चीज पूछा जा सकता है, कोई भी बिल पे फाइनल साइन कौन देगा? प्रेसिडेंट। मतलब द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर में साइन किया और ये दिसंबर में एक्ट बन गया। पक्का? आगे देख लेते हैं। और ये आपका आज का आखिरी न्यूज है, जो कि 5वीं सबसे बड़ी न्यूज है। न्यूज क्या है? लखपा शेरपा। कितना आसान नाम है, लाख। देखो नाम में ही 1 लाख रुपए आ रहा है बेटा। लाखपा शेरपा। लखपा शेरपा नाम की एक फीमेल है जो कि 52 साल की है। कहां से है? नेपाल से है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अब तक का सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे किसी भी फीमेल द्वारा चढ़ाई करने का। कितने बार अब तक चढ़ चुके हैं? 11 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किस फीमेल द्वारा बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? लखपा शेरपा। एक बात बताना चाहूंगा, शेरपा कोई सरनेम नहीं है, इट इज अ पोस्ट। ये गाइड होते हैं बेटा, जो भी इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो ये आपके लिए गाइड है, ये आपकी हेल्प करेंगे, चढ़ने में मदद करेंगे। तो इनका काम ही है। अब इनका निकनेम क्या था? माउंटेन क्वीन। अगर इतनी चीज हो गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक और चीज बताना चाहूंगा, माउंट एवरेस्ट को मैंने हर बार बताया, नेपाल में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं?
किसी को भी याद नहीं है लिख लीजिएगा, सागर माथा। सागर माथा। अब यहां एक और चीज बता रहा हूं, ये माथा हिंदी में माथा मतलब क्या, फोरहेड, तो इसको कहा जाता है फोरहेड ऑफ द स्काई इंग्लिश में, फोरहेड ऑफ द स्काई। चलो अगला देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड अभी मैंने बताया सागर माथा को नेपाल में क्या बोलते हैं, सॉरी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। दूसरी चीज, एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, आपको पता है चोमोलुंगमा, हालांकि ये मजाक नहीं करना चाहिए, तिब्बत में अगर आप गए हो तो आप मजाक नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको गॉडेस मानते हैं। चोमोलुंगमा का मतलब है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया की जो गॉडेस है उसे क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा। बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट का नाम। माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा बेटा, एक ब्रिटिश, ये देखो बुढ़ऊ दिख रहा है, इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, तो ये सरनेम है एवरेस्ट अपने, ठीक है। एवरेस्ट मेरे ख्याल से मसाले का भी नाम है ना, तो आपको ये याद रखना है। आपको पता है मतलब माउंट एवरेस्ट का नाम पहले क्या था, पिक 15। माउंट एवरेस्ट का पुराना नंबर बोल रहा हूं, नाम क्या था, पिक 15। और देख लेते हैं, आपको पता है हर साल माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई। याद रखने का तरीका अभी भी सेम है। एम मैंने पहले ही बताया था, एम किसका रिलेशन है, एम में कौन सा नंबर है, 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। जहां पे भी माउंट एवरेस्ट डे मनाया जा रहा है 9 लगना जरूरी है। तो बेटा या तो 9 या तो 19 या तो 29, 39 तारीख तो हो नहीं सकती, 3 में से कोई एक होगा। आपको ऐसे ऑप्शन दिए भी नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको पता है 29 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे ऑफिशियली चढ़ाई की गई थी 1953 में, पक्का याद रहेगा। और वो इंसान का नाम था तेंजिंग नॉर्गे। ये पहला व्यक्ति है दुनिया का जिसने माउंट एवरेस्ट 1953 में चढ़ा था। एक और चीज देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ते वक्त ना एक जोन आता है जिसको डेथ जोन कहा जाता है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा डेथ अगर किसी इंसान की होती है ना तो वो 8000 मीटर के बाद होती है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो 8000 मीटर के बाद डेथ की होती है उसको डेथ जोन क्यों बोला जाता है बेटा। वैसे ही जैसे ही आप पहाड़ को चढ़ना चालू करोगे, आपने देखा है ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, 8000 के बाद तो ऑलमोस्ट नन, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए आप कभी भी अगर कोई इंसान बोल रहा है ना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लिए, इसका मतलब है उसने या तो 6000 मीटर की चढ़ाई की है या तो 7000 मीटर की चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट चढ़ लिए। ये टॉप पे कोई नहीं जाता, पता चला कि सर के नीचे, ठीक है बेटा। चलो वापस आ जाते हैं। मेरे को थोड़ा सा सागर माथा के बारे में एक और आपको फैक्ट याद रखना है। सागर माथा के नाम से ना एक नेशनल पार्क है जो कि नेपाल में है, जो कि यूनेस्को साइट है। अगर इतना हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं पक्का। माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और चीज, इसकी हाइट क्या है, 8848.86। 86 अगर हटा दिया तो भी चल जाएगा, बस 8848 याद रखना है। आपको पता है ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं बेटा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर कोई भी एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा नो वन नोज। अगला देख लेते हैं। इस चीज में, इस पूरे पेज में कुछ नहीं करना है, ये भी चीज कट कर दो, ये भी चीज कट कर दो, केवल इंडिया की चीज याद रखो। भारत का सबसे बड़ा बुढ़ऊ का नाम बताइए जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो उनका नाम था बेटा शरद कुलकर्णी, याद रहेगा। और अगर पूछेंगे सबसे यंगेस्ट गर्ल का नाम बताइए तो मालवत पूर्णा, पक्का आपको याद रखना है। कितने साल के थे वो पूर्णा जी, 13, और हमारे ये कुलकर्णी जी कितने साल के थे, आदित्य हमारा कुलकर्णी था क्या, चलो ठीक है, फिलहाल ये 60, ठीक है। एक और चीज, अगर आपको ये सब कुछ याद हो चुका है, माउंट एवरेस्ट का तो मैंने बता दिया आपको हाइट क्या है। अब एक बात बताता हूं, ये है दुनिया का सेकंड पिक, इसकी भी हाइट याद कर लीजिए, K2 वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आपका माउंटेन हो जाएगा, 8611। अब इसका पता है क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, इससे बड़ा माउंटेन कोई है ही नहीं। कहां आता है, सिक्किम के अंदर, और सिक्किम के बाद चाइना वाइना में घुस जाता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, 8586 कैसे याद होगा बेटा, 86 तो यही था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन में 86 बस वहां डाल दो, 8000 तो दोनों में है, बस 586, समझ में आ गया। 86 का रिलेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट, दोनों जगह 86 है। अगर ये कनेक्ट कर लिया तो आगे बढ़ जाते हैं पक्का। यहां पर हमने अब तक क्या कर लिया, 5 बड़ी न्यूज, केवल आपके चेहरे को देख के मैंने जो चीज को 1 घंटा खींचता था फट से खत्म हो गया बेटा, आप लोगों को लिखने का मौका भी नहीं मिला है आज, ठीक है। फिलहाल आगे देख लेते हैं, ये है हमारा छठवां, अब तो बेटा वन लाइनर बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है, दुनिया में भारत ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है किस देश से। मैंने हमेशा बताया बेटा रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप विदेश में जाके कमाई कर रहे हो, डॉलर्स में पैसे कमा रहे हो, अपने माँ बाप को पैसे भेज रहे हो, और जो अपने माँ बाप को पैसे भेज रहे हो, वर्ड ऑफ द डे उसे क्या कहा जाता है, रेमिटांस। तो भारत ने सबसे ज्यादा रेमिटांस कौन से देश से रिसीव किया है, यूएसए। अगर ऑप्शन में यूएसए ना हो तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा यूएई, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा यूके। टॉप 3 कंट्रीज आपके सामने, अगर इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और है नहीं। डन, रेमिटेंस सबसे ज्यादा यूएसए, फिर आएगा यूएई और फिर आएगा यूके।
और आज का मैंने होमवर्क पहले ही दे के रखा है। आज का होमवर्क क्या था? हिस्ट्री से अगर कोई करना चाहता है, अगर हिस्ट्री नहीं करना चाहता है तो मैं कुछ और भी दे सकता हूं। फिलहाल मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं बेटा वो तो छोड़ना मत। हिस्ट्री में मैंने आपको क्या दिया है? एंशियंट इंडिया से केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और चौथा क्या है? महाजनपदास। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, इस पे थॉरोली ओरल टेस्ट ले लूंगा। पूरे 16 के 16 मेरे को क्या चाहिए? कैपिटल्स हाथ में चाहिए। आपको एक और चीज बता रहा हूं, मुगल एम्पायर्स के पूरे राजा के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। उस राजा ने कौन सा बैटल लड़ा है, क्या है, कैसे है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ खत्म होना चाहिए। एक काम करता हूं, आपको सबसे बेस्ट चीज बताऊं, किसी भी चीज की थ्योरी पहले कर लो और उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लो। अब तक मुझे नहीं पता यूट्यूब में वो बंदा चल क्यों नहीं पा रहा है। मैंने आज तक इतना प्रिसीजन के साथ, मैं बताऊं, मैं बहुत ही सेलेक्टिवली टीचर को सेलेक्ट करूंगा अपने लाइफ में। अगर किसी को देखूंगा, मैंने इतने सारे देखा है, मैंने कभी टीचर्स के साथ डायरेक्ट नहीं, जो पढ़ा खुद से पढ़ा। लेकिन एक बंदा है यूट्यूब में, जीके ऑब्स्टिनेट उसके चैनल का नाम है, उसका एनालिसिस इतना ताबड़तोड़ होता है। अगर आपने उसके एमसीक्यूज कर लिए तो बोल सकते हो पीएचडी हो गई है। एमसीक्यूज केवल ऑब्स्टिनेट से कवर करो। आपको फिर से नाम बता रहा हूं, जीके ऑब्स्टिनेट। आपको पता है ये इंग्लिश में वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी। तो ये ऑब्स्टिनेट आप वहां से कर सकते हो। फिलहाल आपको ये यहां से अगर आपने एमसीक्यूज, और उसने पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो हर एक चीज पे एमसीक्यूज बना चुका है जो एग्जाम में आता है। तो आपको मुगल्स के ऊपर कम से कम 100 200 300 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। पक्का? अब आगे देख लेते हैं। रिसेंटली ना भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक मीटिंग हुआ है। कहां पर? दिल्ली में। अब एक बात बता देता हूं, IBCA, वैसे तो IBCA, आई को हटा दो, इंटरनेशनल बचा क्या? BCA। BCA में टोटल कितने लेटर है? 3 लेटर। स्टैब्लिश कब हुआ था? 2023। ये फिलहाल याद रखना है। दूसरी चीज, 2023 को क्यों स्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1973 में भारत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। उसको पूरे 50 साल 23 में हुए थे। और तभी हमने, मोदी जी ने स्पेशली ये प्रण लिया था कि दुनिया की 7 बिल्लियों को बचाना है। किसको बचाना है बेटा? ये बिल्ली ही तो है, और क्या है? इसकी एग्जैक्ट मौसी होती है बिल्ली, आपको पता होगा। और वो 7 जो बड़ी बिग कैट्स, वैसे छोटी मोटी बिल्ली नहीं, बिग कैट्स, वो बिग कैट्स कौन सा हो जाएगा? टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार। ये 7 बिल्लियों को बचाना इसका मोटो है। पक्का? ये मोटो अगर आप देख लोगे 7 बिग कैट्स कौन से है वो मिल जाएगा। वैसे तो ये लॉजिकल होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन पता है इस पे क्या पूछेगा? इसका हेडक्वार्टर का है बेटा। हर बार मीटिंग ही दिल्ली में होती है क्योंकि हेडक्वार्टर ही दिल्ली में है। आखिरी चीज, और इसका नया मेंबर यानी कि 26वां मेंबर अभी बना है। उस 26वें मेंबर का नाम हो जाएगा सऊदी अरब। हमने ना आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख लिया। पक्का? और नाम में बेटा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आ रहा है, आपको टाइगर दिख रहा है, पता है दुर्गा माता इसके ऊपर बैठते हैं। तो मैं बस ये चीज बोल रहा हूं कि फीमेल वाला मंथ याद रखना, जुलाई। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। आपको पता है मैंने ये समिट को क्यों पिक कर लिया है? ये क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि ये वाला जो फोरम होता है, ये जो समिट होता है, ये पहली बार कब कंडक्ट कराया गया था? 2008 में। पता है इसको मैंने क्यों पूछा है? ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट हो जाएगा। वैसे होमवर्क है, इस साल का कहां हुआ है? इस साल का ये फोरम कहां हुआ है? इंडिया अफ्रीका फोरम का जो समिट था कहां हुआ है? ये है आपका होमवर्क। आपको पता है इसको मैंने पिक क्यों किया? ये केवल 3 साल में एक बार होता है। तो लिख लीजिए, दिस फोरम समिट हेल्ड इन एवरी 3 ईयर्स। ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही यूनिक चीज है, जो चीज 3 साल में एक बार हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, सोच के देखिए। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इसकी स्थापना पता है 2008 में मनमोहन सिंह ने किया था। उस समय मनमोहन सिंह भारत के पीएम थे। इसका मोटो ही था बेटा, उस समय ऑयल के और फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। तो जनरली हमने क्या किया था, अफ्रीका के साथ टाई अप किया था कि कुछ चीज़ में आप हमारी मदद करो, कुछ चीज़ में हम आपकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल अगला देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के, ये तो बहुत थोड़ा सा पुराना न्यूज़ हो चुका है। इसके सीएम कौन हो जाएंगे, कौन बताएगा? सीएम हो जाएंगे शुवेंदु अधिकारी। ये यहाँ के कौन हो जाएंगे? सीएम। कौन मुझे बताएगा यहाँ के गवर्नर कौन है? बेटा ये भूल नहीं सकते आप, इसको भूलना पाप है, नदी किनारे सांप है। RN रवि, लिख लीजिए RN रवि। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सस्ता क्वेश्चन है। आपको एक बात बताऊं, सीएम के ऊपर क्वेश्चन कब आता है? जब करंट अफेयर में सीएम उस साल चेंज हुआ है। भारत में इस बार दनादन सीएम चेंज हुए हैं, अपडेट कर लीजिए। यहां पर ये जो वाई खेमचंद सिंह आ रहा है, ये मणिपुर का है, मणिपुर का सीएम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये बिहार का हो जाएगा। ये यहां तक हम आ चुके हैं। इतनी चीज अगर हो गई है तो आगे बढ़ेंगे। वैसे सीएम के बारे में सिर्फ एक चीज बताऊंगा, पीएम का आर्टिकल क्या था? क्विक 75। पीएम की ड्यूटी का आर्टिकल 78। ये -11 वाला रूल याद है? अगर इसमें -11 किया ना तो सीएम का आर्टिकल में कन्वर्ट होगा। या तो फिर एक काम करो, -11 भी अगर टफ लगता है
तो दोनों से -1 करो। 7 -1 6, 5 -1 4, आंसर तो भी आएगा। अगर किसी का कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होता है, एग्जाम्पल दे देता हूं, पीएम की ड्यूटी का आर्टिकल क्या है 78, 7 -1 8 -1, आंसर खत्म। अगर -11 करते भी नहीं आता तो -1 दोनों डिजिट से कर दो, आंसर तो भी आ जाएगा। जो लोग नए हैं अगली बार से थोड़ा स्लो और सारी चीज करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। आप टेंशन ले रहे हैं पक्का? आपका नाम था अमृता, ठीक है। अगला देख लें। अच्छा, सीएम की मिनिमम एज क्या होती है? सीएम की मिनिमम एज 25, पीएम की मिनिमम एज 25, दोनों की 25। पीएम सीएम में कुछ चेंज नहीं होने वाला है फिलहाल, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। ये कहां से आ गया हमको समझा ही नहीं, ये क्वेश्चन आया कैसे यहां, ये क्वेश्चन हुआ कैसे? चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं क्या था। क्वेश्चन था आर्मी चीफ चेंज हो चुका है, लिख लीजिए धीरज सेठ, आर्मी चीफ नए आ चुके हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। चलो एक काम करो, आर्मी चीफ अगर चेंज हो चुका है तो नेवी चीफ भी तो चेंज हो गया। समथिंग कृष्णा समथिंग कुछ है, अभी लिख लो मिस्टर कृष्णा। मिस्टर कृष्णा, पता है मुझे याद कैसे? कृष्ण भगवान बेटा नदी में कूदे नहीं थे क्या? तो कृष्ण और नदी में कूदे थे, मतलब पानी, पानी मतलब नेवी, पक्का? तो हमारे नेवल चीफ कौन हो जाएंगे? मिस्टर कृष्णा। और एक और चीज, एयर फोर्स के चीफ भी लिख लो, अमरप्रीत सिंह। ये कैसे याद रहेगा? एयर मतलब हवा, हवा में बेटा अमर जब भी हो जाते हो ऊपर चले जाते हो, ठीक है। अमर वाले लोग कहां रहते हैं? हेवन में, हवा, हेवन, फिलहाल याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज, सीडीएस भी तो चेंज हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी हमारे? सुब्रमण्यम, लिख लीजिए सुब्रमण्यम समथिंग, सुब्रमणी, कृष्णा सुब्रमणी, कृष्णामाचारी सुब्रमणी, ऐसे मिस्टर सुब्रमणी लिख लीजिए। बीएसएफ का हेड आपका होमवर्क हो जाएगा पक्का। और बीएसएफ पता है मैं क्यों कवर करा रहा हूं? भयंकर रूप से बीएसएफ न्यूज में चल रहा है। जैसे मिशन वंदे मातरम बीएसएफ से रिलेटेड है, और अभी दूसरी बार बीएसएफ कहां आया था? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, किसको दिया गया है? बीएसएफ को। तो बीएसएफ का हो सकता है इस बार हेड के ऊपर यानी डायरेक्टर जनरल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। चलो अगला देख लेते हैं। डॉक्टर शेखर सुमन, रिसेंटली इनको कौन सा अवार्ड मिला है बेटा? यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड। आपको पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? ये यूएसए ने दिया है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट को यूएसए ने अवार्ड दे दिया, अपने आप में बड़ी बात है पक्का। विटली अवार्ड को क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर, लिख लीजिएगा ग्रीन ऑस्कर। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके इसमें हो जाना बहुत नॉर्मल बात है। मिसेस सयानी, ये हमारी मिसेस सयानी हो जाएगी। आपको याद रखना है ये है यूथ साउथ एशियन का यानी यूथ पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इसको साउथ एशियन का, ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड दिया गया है रिसेंट टाइम में। आपको अवार्ड वाले सेक्शन में ये चीज याद रखनी है। चलो अगला देख लें। अगला आ रहा है बेटा वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। पहले तो मैं बताता हूं, चीजें कुछ कटेगी। रेन फॉरेस्ट डे कैसे याद रहेगा बेटा? रेन फॉरेस्ट में ना रेन आ रहा है, रेन मतलब पानी, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। अगर H2O आ चुका है मतलब 20 के आसपास, 20 के आसपास, 20 से कितना दूर है वो? 15 तो हो नहीं सकता। फॉरेस्ट हो या रेन हो या पानी हो, एक बात बताओ, ये चीज नई है कि पुरानी है? बेटा फॉरेस्ट करोड़ों सालों से है, तो याद रखना पुराना है मतलब जून, जूना, मराठी में जूना बोलते हो। फिलहाल हमने पिछली बार भी ऐसे ही याद किया था। एक और चीज बता देता हूं, 23 तारीख को क्या रहता है? ओलंपिक डे, ठीक है, ओलंपिक डे। हमने किया था 21 जून, क्या रहता है? अभी तो मनाया योगा डे। आपको पता है योगा बिना म्यूजिक के करते हैं कि म्यूजिक के साथ करते हैं? म्यूजिक के साथ करते हैं। योगा डे जो रहता है बेटा उसी दिन म्यूजिक डे भी रहता है, तो साथ में याद रखिएगा म्यूजिक डे और योगा डे। मैं पहले सोचता था म्यूजिक डे पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, एसएससी एमटीएस की एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आके गया है म्यूजिक डे, तो फिलहाल याद रख लीजिएगा वो सारा चीज। अब मैं बताता हूं, आपको याद है बहुत पहले मैंने एक पीएम मित्र पार्क बताया था। पीएम मित्र पार्क, वैसे भी सबसे कॉमन वर्ड जो हमारे पीएम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? मिट्रॉन। आपने सुना है? आपने एक चीज नोटिस की क्या? अभी मेरे को वन ऑफ द बेस्ट, अगर जो मीम अभी जो चल रहा था ट्रेंडिंग में, उसमें पता है क्या लगा? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है मिट्रॉन। मैं समझा नहीं, मैं मिट्रॉन पढ़ रहा था, बाद में पता चला मोदी की फोटो दे, अच्छा मित्रो लिखा है, मित्रो के आखिरी में एन साइलेंट होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मिट्रॉन। फिलहाल याद रखिएगा ये जो पीएम मित्र पार्क था हमारा, ये न्यूज में वैसे भी चल रहा है। आपको पता है ऑफिशियली तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने पीएम मित्र पार्क स्थापित कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको पता है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता। आपके एग्जाम में पूछेगा पीएम मित्र पार्क में वो 5F विजन था। कौन सा विजन? 5F विजन। तो 5F का फुल फॉर्म बता दो। तो यहां F का फुल फॉर्म देख लो, फार्म टू फाइबर फैब्रिक फैशन फॉरेन। अब आपको पता है ये मित्र का मतलब क्या होता है?
पीएम मित्र में मित्र का मतलब क्या है, ये फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है। मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अगे माय पहला लेक्चर मध्ये आता चिट केलन मला। एक बात बताऊं, हम ये मित्र पार्क का मतलब ही है बेटा टेक्सटाइल, ये कपड़ों वाला पार्क है। और कपड़ा अगर आ ही रहा है तो कपड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपैरल। अगर आपने वो स्पेशली आप बेटा कहाँ से कपड़े लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर एक सेंट्रल मॉल है, अब उसका नया नाम क्या हो गया, सेंट्रो। पता चला, पहले लाल कलर होता था, अभी ब्लू कलर हो गया है। अब आपको पता है सेंट्रल मॉल को किसने खरीदा है, 75,000 करोड़ की डील थी। मैं पढ़ता भी नहीं न्यूज़, वो 75 रुपए होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन उसके सामने 1000 लगा तो भी छोड़ देता। बाद में सीआर दिखा तो हम सोचे चलो ठीक है देख लो, 75,000 करोड़ की डील। उस पर ना केस ठोका था किसने, फॉरेन का कोई बंदा था जो 75,000 करोड़ की डील करने वाला था। मेरे ख्याल से वो एलन मस्क ही था, वो वहाँ खरीदने वाले थे, या कोई बहुत मेजर बिलियनियर था। आप एक बार हिस्ट्री उठा के देखो, क्या बेस्ट तरीके से इसने एक्वायर किया है सेंट्रल मॉल को। सेंट्रल मॉल लॉस में चल रहा था, उसको प्रॉफिट मेकिंग बना दिया। यही चीज होती है, धंधा करने वाला ही जानता है बेटा पैसा कैसा कमाना है। फिलहाल उसने सेंट्रल मॉल को सेंट्रो कर दिया, रेड कलर को ब्लू कर दिया, और सारी चीजें वही की वही हैं। अच्छा, आप जब भी जाओगे ना वो मॉल हॉल में पैसे खरीदने बोल रहा हूँ, कपड़े खरीदने, आपको पता है वहाँ क्या लिखा हुआ, क्या कर रहा हूँ मैं आज, आपको पता है वहाँ क्या लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है न्यू अपैरल्स अराइव्ड। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैं धीरे बोलूँ ना तो सारी चीज़ें बेहतर होगी, है ना बेटा। फिलहाल ये अपैरल से याद रख लेना, मित्र का फुल फॉर्म हो जाएगा। बात करते हैं तारा का फुल फॉर्म, दोबारा याद कर लो, टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तारा का फुल फॉर्म मैंने बताया था। उसके बाद आपको याद है लास्ट वीक में मैंने कवर कराया था न्यूज़, आईआईटी बॉम्बे ने बेटा CCUS नाम की एक लैब लॉन्च की थी। CCUS का फुल फॉर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज लिमिटेड। पक्का, तो आपको ये याद रखना है, CCUS नाम की एक लैबोरेटरी स्टैब्लिश किया गया था आईआईटी बॉम्बे द्वारा। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको पता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर कितने लोगों को पता है? 2-3 लोगों को पता है। क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो वो पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। तो आपका वन ऑफ द बेस्ट चीज पता है ये है, वो साला जो लोन ले रहा है ना उसको भी नहीं पता होगा सिबिल स्कोर में सिबिल का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। पक्का। अच्छा, आपको पता है लोन सस्ता कब मिलेगा? मिनिमम आपका 700 के ऊपर अगर अच्छा है, आपका स्कोर सिबिल स्कोर 700 से ज्यादा है तो लोन सस्ता मिलता है। जितना वर्स्ट नीचे जाओगे उतना ज्यादा महंगा लोन मिलेगा, या तो लोन मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और सिबिल स्कोर पता है आपको, बैंकिंग वाले स्पेशली आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिबिल स्कोर 4 डिजिट का होता है, गलत, 3 डिजिट का ही होता है, 900 के अंदर ही रहेगा। पक्का, तो ये सारी चीजें फिलहाल याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सेल का CMD कौन है? सेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। बेटा ये पता नहीं था क्या सेल? अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, ये भारत रत्न बोल रहा हूँ, नवरत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। और नवरत्न कंपनी भारत में बड़े मुश्किल से 14 है। पक्का याद रखिएगा, टोटल 14 कंपनियों में से, और नवरत्न कंपनी उसी को बोला जाता है जिसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ का हो। कितना करोड़ होना चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर और प्रॉफिट में फर्क होता है। टर्नओवर में मतलब सिर्फ उन्होंने इतना कमाया है, अभी इसमें वो सैलरी काटेंगे, अभी इसमें वो उन्होंने जो लागत लगाई थी वो सब काट पीट के जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। फिलहाल याद रखिएगा अशोक कुमार पांडा जी, याद रखिएगा ये इसके CMD है। रजनीश कुमार कौन हो जाएंगे? हमारे बैंक ऑफ इंडिया के CEO, लास्ट वीक में भी कराया हूं। इसके अलावा देवदत्त चंद, मैंने पिछली बार बताया था चांद छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। पक्का। अभी देख लेते हैं अगला, रोहित जैन कौन हो जाएंगे? RBI के डेप्यूटी गवर्नर। अगर ये सारी चीज हो गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। PMAY, कोई मुझे बताएगा उसका फुल फॉर्म क्या है? आपको पता है? अच्छा, एक और चीज पहले मैं, आपने नोटिस करना, पहले मेरे जो क्वेश्चंस होते थे उसमें फुल फॉर्म लिखा होता था। मैं एक दिन बैंकिंग का प्रीवियस ईयर 2-4 क्वेश्चन चेक कर रहा था, उसको समझने में मेरे को 3 मिनट लगता था। मैं बोला ये क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि अब हम पुराने टाइम में ऐसा होता नहीं था। रिसेंट टाइम में उन लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, मेरे को आदत ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म की। फिर मैं सोचा आदत डालना पड़ेगा, तो मैं बेटा क्वेश्चन नहीं ऐसे बना के लाया हूं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ गया और उसने फुल फॉर्म दिया ही नहीं है, तब भी आदत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब बेटा ये घर वाला एक स्कीम है। इसमें टॉप मारा है उड़ीसा ने, मतलब सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शंस उड़ीसा ने किए हैं। लास्ट टाइम मैंने ऐसा एक और इंडेक्स लाया था, याद है? उड़ीसा ने किसमें टॉप मारा था? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे से फाइनेंशियली ग्रोथ अगर कहीं हो रही है तो वो उड़ीसा में हो रही है लगातार। दूसरी चीज आपको याद रखना है,
ये फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है। आपके पता है ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, तो ये चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा टेम्पल। मैंने आपको इस बार जैसे मैंने प्रिडिक्शन दिया है ना कि मुगल पे क्वेश्चन आएगा, मैंने इस बार आपको बोला था सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आएगा, क्यों 75 साल हो गए। मैंने आपको बोला था इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आएगा, एनडीए में आया था आर्टिकल 324। मैंने इस बार बोला था आपको, अभी भी बता दे रहा हूँ, टेम्पल में अगर कोई क्वेश्चन आया, वो भी हिस्ट्री से मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ, तो सोमनाथ टेम्पल प्रिडिक्शन पेज में लिख दो। बेटा सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था सन 1026 में, 2026 में पूरे 1000 साल हो गए, तो हाईली चांसेस है क्वेश्चन पूछेगा सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किसने किया, उससे रिलेटेड मल्टीलाइनर क्वेश्चन डाल देगा। मोहम्मद घोरी नाम सुना होगा, अघोरी आदमी था। फिलहाल याद रखिएगा टेम्पल से रिलेटेड आपको यहां पर क्या याद करना है, मोदी जी ने बेटा रिसेंटली बेंगलोर के अंदर एक टेम्पल एस्टेब्लिश किया, मतलब इनॉग्रेट किया है, उसका नाम हो जाएगा मेडिटेशन टेम्पल। मेडिटेशन टेम्पल कहां है, कर्नाटक में। वैसे भी मेडिटेशन सवेरे सवेरे उठने के लिए सब लोग नाटक करेंगे, तो याद रखना बेटा मेडिटेशन से तुरंत नाटक मतलब कर्नाटक। ये विषु पक्ष नहीं है, ये वीरू पक्ष है। अगर साउथ के आप मूवीज देखने के भक्त होंगे तो एक हॉरर वाली मूवी अभी रिसेंट में आई थी जिसका नाम था वीरू पक्ष, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ बताने की कोशिश किया। वैसे याद रखना वीरू पक्ष टेम्पल कहाँ था, अगेन कर्नाटक में, ठीक है, कन्नड़ मूवी थी। और ये कामाख्या नहीं है बेटा, KH है, कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल आपको पता होगा, कामाख्या देवी आसाम। ये इसके बारे में स्टोरी देखी है, साल में मेरे ख्याल से कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए टेम्पल को बंद किया जाता है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है पीरियड्स का उनका जो टाइम चलता है, आजू बाजू की नदी अंदर से खून भी आता है और वो नदियाँ भी रेड हो जाती है। फिलहाल आपका होमवर्क है रेड रिवर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलो अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा टेम्पल में मैंने एक और चीज़ बताना भूल गया, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टेम्पल है इंडिया का, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी आज से 2-4-5 साल पहले। केरला का एक टेम्पल था सबरीमाला, नाम सुना है? सबरीमाला में कहा गया था कि कोई भी गर्ल्स अंदर एंटर नहीं कर सकती। फिर गर्ल्स लोगों ने केस ठोका सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे कैसे ये हमारे, अच्छा कौन मुझे बताएगा अगर टेम्पल के अंदर एंट्री बंद की गई है तो कौन से आर्टिकल का वायलेशन हुआ है? आर्टिकल, चलो मान लेते हैं, चलो 17 का हुआ है, ठीक है, 15 हुआ है, और क्या 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आने जाने का, आपको कोई भाई घूमने फिरने से कैसे मन कर सकता है, मना कर सकता है। और अब एक बात बताइए, आर्टिकल 25 किसी ने बोला क्यों नहीं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब पूजा करना, पूजा करने से आपको कोई रोक कैसे सकता है? वैसे तो एक बात बता रहा हूं, मन के अंदर सबसे पहले आर्टिकल 25 आना था, सबसे पहले आपका आर्टिकल 25 उन्होंने तोड़ा है। कोई भी इंसान को पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर टेम्पल के अंदर एंट्री बंद की गई है, वैसे लिख लो, आपको पता है ये टेम्पल क्यों कवर कराया? आपके कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए सबरीमाला टेम्पल कहाँ है, तो बेटा ये कहाँ आ जाएगा आपका, केरला। और क्यों न्यूज में चल रहा था थोड़े समय पहले, क्योंकि अच्छा हाँ बाद में सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और बोलता है एंट्री दो, आप रोक नहीं सकते, आर्टिकल 25 का वायलेशन है, ठीक है। और उन्होंने पता है क्यों मना किया था? बोले आप इम्प्योर कर रहे हो हमारे टेम्पल को, क्योंकि आपके पीरियड्स होते हैं, हम चेक नहीं कर सकते क्या है कैसे है, तो आप टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। फिलहाल बात कर लेते हैं पुणे की। भारत का ये पहला सिटी बन जाएगा जहां पर लो एमिशन जोन बनाया जा रहा है। मतलब वहां पर हो सकता है, मैं जो समझ पा रहा हूं, लो एमिशन जोन, एमिशन मतलब हम कार्बन एमिशन करते हैं, पीछे से धुआं निकलता है, तो कम से कम वहां पर प्रमोट किया जाएगा गाड़ियां, हो सकता है साइकिल को प्रमोट किया जाए, सारी चीज की जाए। तो फिलहाल अगर आपको पूछ लिया जाए लो एमिशन जोन किस सिटी में बनाया जा रहा है, पुणे। फिलहाल याद रख लीजिएगा पुणे आपके ऑप्शन में। इंदौर में मैंने आपको थोड़ी देर में पहले बता दिया था, भिकमंगा फ्री सिटी। उसके अलावा मैं अहमदाबाद, अगर यूनेस्को साइट अगर आपने किया होगा तो ये भारत का पहला यूनेस्को सिटी है, ऑफिशियली भारत की पहली सिटी जिसको यूनेस्को सिटी डिक्लेयर किया गया था। और दूसरी सिटी जयपुर, सिर्फ 2 ही है। अब बात कर लेते हैं सांची, भारत की पहली कौन थी? एस से सांची, एस से सोलर सिटी, ये याद रखना है, भारत का पहला सोलर सिटी। यूपी का पहला सोलर सिटी क्या है? अयोध्या। चलो अगला देख लेते हैं। यहां पर बेटा ये सियाबी नहीं गाबी है, ठीक है। ये गाबी देखो कितना अच्छा लग रहा है, अरे वाह, ये टिकली अच्छी है, मतलब सॉरी टिकली है कि पता नहीं क्या है, बटन है चलो ठीक है। फिलहाल ये आपको पता है ये कौन सा रोबोट है? ये मेडिटेशन कर सकता है, ये सुंदर सुंदर शब्द निकाल सकता है, मतलब मंत्र जाप कर सकता है। कुल मिला के याद रखना है, दुनिया का पहला देश जिसने रोबोट वाला मॉन्क बना दिया, कौन था वो? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया थोड़े समय पहले पता है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने 5G सर्विस चालू किया था, ठीक है। और आपका होमवर्क है 6G, होमवर्क है 6G।
ये बहुत पहले मैंने सिर्फ न्यूज सुना था कि 6G जापान लॉन्च करेगा, किया नहीं किया वो अभी हम अभी कनेक्टेड नहीं है। आगे देख लेते हैं बेटा। 19th आपके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया का टारगेट क्या है कोल गैसिफिकेशन का, मतलब कोल गैसिफिकेशन यानी कोल से क्या बनाया जाएगा, गैस बनाया जाएगा, और उसका टारगेट क्या है 100 मिलियन टन। मतलब हम 2030 तक कोयले से क्या बना पाएंगे, गैस, और वो उसका टारगेट क्या है 100 मिलियन टन। पक्का? कुछ टारगेट और है। मुंबई पता है सबको, मुंबई को बेटा कार्बन न्यूट्रल बनाना है, नेट जीरो लिख लो, नेट जीरो। मुंबई नेट जीरो कब तक बन जाएगा, 2050 तक। नेट जीरो का मतलब है कि मुंबई में प्रदूषण होगा ही नहीं, उसका टारगेट क्या है 2050। तीसरी चीज 2027 में हमने एक और टारगेट लिया है कि बेटा कुष्ठ रोग, पता है क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रेसी, लेप्रेसी बोलते हैं इसको। तो लेप्रेसी फ्री कंट्री बना दिया जाएगा, देश में एक भी लेप्रेसी के केसेस नहीं होंगे। लिख लो, स्किन डिसीज होती है। हो सकता है आपके टारगेट, बेटा टारगेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भविष्य में, पक्का। अभी लास्ट वीक में भी एक टारगेट का क्वेश्चन लाया था, चाइना ने टारगेट लिया है अभी बेटा चांद पे अपना वो एक आदमी को भेजेगा, तो उनका लौंडा बेटा कब तक लॉन्च, सॉरी वहां कब लॉन्च, सॉरी उनका आदमी कब वहां लैंड करेगा, 2030। तो ये हो जाएगा चाइना का एक टारगेट। फिलहाल मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दी, सब कुछ अगर हो गया होगा तो ये आखिरी चीज है। इसी के साथ हमने क्या कवर कर लिया, करंट अफेयर। आखिरी में पूछा गया है, बहुत बड़ी न्यूज है, आसाम ने अपना एक प्रोडक्ट पहली बार अमेरिका में एक्सपोर्ट किया है। तो सोच के देखो, भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका जा रहा है। आधे से ज्यादा टाइम तो देश मना कर देते हैं, बोलते हैं तुम्हारी क्वालिटी बहुत बेकार है, तो क्वालिटी इंप्रूव करो। बेटा बक्सा हनी, यानी बक्सा के अंदर क्या डाला गया है, हनी, याद रखिएगा हनी। हाँ, एक और चीज याद रखना, जीआई प्रोडक्ट पता है, कुछ जीआई प्रोडक्ट न्यूज में चल रहे हैं, बस वो बता देता हूं। अंबाजी मार्बल बेटा गुजरात का बहुत फेमस मार्बल है, उसको जीआई टैग मिला है, लिख लीजिएगा। यहां पर लिखा है कविंदा पाद, जैगरी पाउडर है ये, इसको जीआई प्रोडक्ट मिला है, कहां का है, तमिलनाडु। तीसरा है वूला टी, वूला टी बेटा आसाम की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। यहां पर ब्लेड डाओ, अब बेटा ये बताना चाहूंगा, ब्लेड बस ये याद रखना, ब्लेड मतलब ये एक छुरी है, तो आप याद रखना ये ब्लेड डाओ नाम की एक छुरी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना बेटा, छुरी कौन चलाएगा, हमारा अरुण, ब्लेड डाओ। और आपका ये आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, अमलसाद चीकू, ये आपको बताना है कहां का इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आएगा, नो वन नोज कितना आ जाए, कैसे आ जाए। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क ये है, भारत का कौन सा राज्य है जहां के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है। जीआई प्रोडक्ट बेटा, जीआई प्रोडक्ट एक्ट 1999 से दिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिला है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट होती है 10 ईयर्स की। मल्टीलाइनर में पूछा जा सकता है कितने साल के लिए उसको प्रोडक्ट को जीआई टैग का मिला होगा टैग, 10 साल, मतलब 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज, भारत का पहला जीआई टैग जो मिला था 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग टी को। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसी के साथ आपका करंट अफेयर खत्म होता है। धन्यवाद।